सॉलिड का, तो वो भी अभी इसको पता चले दानियाल को। और लिक्विड की तो कल बात हो गई थी, तो टेम्परेचर के बढ़ने से तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, चाहे उसमें हम आयोनाइजेशन की बात करें या फिर आयंस की मोबिलिटी की बात करें, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो बढ़ेगी। वो तो कल हम वाइंड अप कर चुके। ओहम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओहम। अठारह सौ 1824 है, 26 है, बताओ ना यार, बुक में क्या लिखा हुआ है? 1824 से 26 है। किसी ने बुक नहीं खोली हुई? सर लिखा हुआ ही सर नहीं है। डेट मेंशन नहीं है। और डेट नहीं लिखी हुई, 1824 है फिर। यस सर। 1824 है, वैसे किसी बुक में 1826 भी होता है। हाँ, जैसे इकरा मुश्ताक बता रही है ना 1826, कहीं पर 1826 भी है, कहीं पर 1824 भी है। ज़्यादा वैलिड 1824 लगती है मुझे इसकी डेट ना। बहरहाल आप दोनों लिख सकते हैं, 1824 और 26। असल में यही तो मैंने आपको 12 बताया ना कि अब्दुलरहमान 1824 बता रहे हैं जी। 1824 ज़्यादा वैलिड, ये तो नेट है, देख के बता रहा होगा ना। तो जो है ना, ये पीरियड, यही वो पीरियड है ना 1770 के बाद, जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में घुस गए। 1824 में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स को भी देखा है। तो अब जो है ना, हम इसी पर ही काम कर रहे हैं। तो ये पीरियड है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की डेवलपमेंट का, 1800 से लेकर ऑनवर्ड। अच्छा, कोई बच्ची हफ्सा है हमारे पास? हफ्सा है कोई बच्ची? याद आ गया, हफ्सा है कोई बच्ची? हफ्सा है हमारी क्लास में? है भाई? सर हफ्सा जमील है। हफ्सा जमील है, हफ्सा इकबाल, सिदरा इकबाल तो कह रही है हफ्सा इकबाल है। हफ्सा इकबाल भी है एक। अच्छा, ये मुझे आम की बेटी कौन सी हफ्सा ने भेजी है? मैं जरा उस बच्ची का थैंक्स तो कह दूं। हैं भाई? वो अली हुसैन से तो मैंने मजाक किया था, वो दोस्तों को छेड़ रहा था तो मैंने उसे मजाक किया। वो बच्चा बेचारा सीरियस हो गया और वो दे गया, लेकिन उसने भी तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। और आप तो बच्चियां हो मेरी, आपको क्या जरूरत है ये तकल्लुफ करने की? ये जो है ना मोटी मोटी पार्टी के, हसनात बैठा है या रूहुल अमीन बैठा है, ये मोटी मोटी पार्टियां होती है ना जी, इनसे खाने पीने का मजा आता है। बच्चियों से खाने पीने का क्या मजा आता है? बच्चियों को हमने कभी नहीं कहा। ये को बहुत मेरी लाडली बेटी हो ना जी, उसे तो मैं कह देता हूँ बेतकल्लुफ हो गए। और कल मैं जब बाहर निकला तो वो बच्ची ने कहा, सर पापा ने भेजी थी मुझे आज पता चला, पापा ने भेजी थी मुझे आज पता चला है, बाबा जी ने। अजवा कहाँ होगा, आपने अक्सर सुना। अजवा सरदार कल भेजी है? जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम, वो साइंसदान है जिसने पहली मर्तबा करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन डेवलप किया। आज हम बात करें ना उसके लॉ की, तो आज बच्चे कहते हैं यार सबसे आसान सा टॉपिक है, ये कोई बात है भला? इतनी आसान सी बात है, इसको लॉ बना दिया। जरा अगर आपको उस ज़माने में ले जाएं जिस ज़माने में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी सही नहीं पता, जिस ज़माने में आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस ज़माने में आपको ये नहीं पता कि अंदर सॉलिड के क्या चल रहा है, जिस ज़माने में आपको ये नहीं पता कि वोल्टेज होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। तो एक्सक्यूज मी, लेकिन उस वक्त इस बात को, यार महबूब असलम किन कामों में लगा हुआ है? तो मेरा मुरीद बना हुआ है, फिर तो हरकतें पुठी कर रहा है, तुझे रिमूव कर दूंगा मैं। तो उस वक्त इस तरह की बात करना बड़ी बात है जब आप कुछ नहीं जानते, इसलिए ये लॉ भी है। और तो और ये जो बहुत सारे ये मेरे सामने जो बैठी हैं या बैठे हैं, इनको भी जब प्रैक्टिकल में वाइवे में बुलाया जाता है, पूरा साल पढ़ने के बाद भी, मैट्रिक में पढ़ा, एफएससी में पढ़ा, जब इन्हें बुलाया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि बताएं वोल्टेज डिपेंडेंट है या करंट डिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं बताते। और इतना दिल करता है ना, लड़कियों या लड़का, इतना गुस्सा आता है ना जब मैं डीजे हाँ प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, दिल करता है एक लगाऊं ना इसको, और अगर मैं उसके सामने 29 नंबर लगाऊं तो रो रो के बुरा हाल कर देगी।
हाय मेरा नंबर 1 काट लिया, हाय मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, और पूरी सेकंड ईयर पढ़ने के बाद हक तो ये बनता है कि उन्हें फेल कर दिया जाए। इतना गुस्सा आता है कि पूरी सेकंड ईयर जिसमें पूरा चार्ज करंट, बाबा बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, जिसमें करंट वोल्टेज और चार्ज के बगैर जिंदगी नहीं चली, तो पूरा साल पढ़ने के बाद, किताब को रटने के बाद, पेपर देने के बाद हालत ये है कि ये नहीं पता होता कि वोल्टेज डिपेंडेंट है या करंट डिपेंडेंट है, तो किसको बढ़ाने से क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता। तो चंद एक 3 4 5 चंद एक स्टूडेंट्स होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं, वरना इनको भी नहीं पता होता। हाँ, जब उस्ताद पढ़ा रहा होता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। हमारी बुक में थोड़ी सी गड़बड़ भी है, मैं उसे भी ठीक कराऊंगा, तो मर्जी आपकी है कि आप वो बातें लिखें जो मैं बता रहा हूँ या बुक के मुताबिक ही लिख दें। इक्वेशन में गड़बड़ है, फिजिकल स्टेटमेंट सेम है। तो हमने 1824 में करंट और वोल्टेज के दरमियान एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और उसने कहा आफ्टर परफॉर्मिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स दैट करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। किसी भी कंडक्टर में से जो करंट जा रहा होता है वो उस कंडक्टर के जो 2 टर्मिनल्स हैं, उन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होता है, वो उसके प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट, एक उसने फिर शर्त लगा दी है, और जो ये शर्त नहीं बताएगा वो भी गलत करेगा। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। जी सना बैठी है, सना बच्ची, सना क्या नाम था उसका, सना इकबाल है, सना क्या है, सना रिदा की जो फ्रेंड है, सना फातिमा सर। हाँ सना फातिमा बैठी है। नहीं सर, नहीं बेटी। क्यों नहीं आती आजकल? सर उसका कभी नेट का इशू होता है, वो जहाँ रहती है वहाँ जैमर्स लगे हुए हैं तो वो बहुत कम होती है। ओह अच्छा, चलो रिदा बैठी हुई है, रिदा फातिमा। चैप्टर 11 मैंने नहीं पढ़ाया था आपको फर्स्ट ईयर में? स्टेट चैप्टर 11 किसने पढ़ाया फर्स्ट ईयर में? इन्हें स्टेट वेरिएबल्स नहीं कहते, इन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, और है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे जो है ना जी ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। मेरे बच्चों अगर आप ऊपर से ना, मेरे ऊपर से एयर का प्रेशर अगर आप चेंज कर दो, मेरा टेम्परेचर चेंज कर दो, यकीन जाने साजिद खान शर्मा मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर और कम कर दें तो मैं बर्फ की तरह सॉलिड बन जाऊंगा, स्क्वीज हो जाऊंगा, जैसे अल्लाह रहम करे सियाचिन वगैरह में फौजियों के साथ होता है, बेचारे वहां शहीद हो जाते हैं। तो आप मेरी जो ये जो स्टेट है, दिस इज साजिद खान शेरवानी, ये जो मेरी स्टेट है इट इज ऑल corresponding टू माय इंटरनल एनर्जी, corresponding टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल ब्लड प्रेशर, corresponding टू माय टेम्परेचर एक्सटर्नल इंटरनल। तो उससे मैं इस हालत में ठहरा हूं और मैं इस स्टेट में मौजूद हूं। ये जो टेबल इस हालत में मौजूद है, इसके पीछे भी इसकी क्या है, एयर का इसके ऊपर प्रेशर है, रूम का टेम्परेचर है, और इसके अपना एनर्जी वगैरह है एटम्स की। तो किसी भी बॉडी की जो उसकी हालत होती है, जो उसकी स्टेट होती है, खुदा न खासा जैसे बुखार होता है, शदीद किस्म का बुखार हो जाता है, उस वक्त जो आपकी हालत होती है वो आपकी स्टेट, आप देखें वो हालत और इस वक्त जो आपकी हालत है उसमें कितना डिफरेंस होता है। तो ये है बेसिकली स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तब आप देखें आपके साथ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तब आप देखें क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है तो क्या होता है, हाई होता है तो क्या होता है। तो ये सारे मिलकर ना एक बॉडी की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो है ना वो डिफाइन करते हैं। और यही स्टेट वेरिएबल चेंज होते हैं तो एक गैस लिक्विड बनती है, यही स्टेट वेरिएबल चेंज हो तो वही लिक्विड सॉलिड बन जाएगा, वो उस सॉलिड के साथ स्टेट वेरिएबल चेंज करो तो वो लिक्विड बन जाता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर, एनर्जी भी तो होती नहीं, ऑफ एनी मैटर इज डिफाइंड बाय स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। इट्स वॉल्यूम आल्सो, वॉल्यूम भी आएगा, लिखा हुआ वॉल्यूम भी लिखा है। फिजिकल स्टेट रिमेन्स सेम, यानी कि ना तो आप उस वायर का, उस कंडक्टर का वॉल्यूम चेंज करें, ना टेम्परेचर चेंज करें,
ना प्रेशर चेंज करें उसका एक्सटर्नल इंटरनल मतलब जो भी, ना ही आप उसकी एंट्रोपी चेंज करें। अगर उसकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, करंट प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ता जाएगा। अगर आप वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो इस रिलेशन से एक बात समझ आती है कि करंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। करंट आप ना तो कभी चेंज खुद कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ज्यादा कर सकते हैं। वोल्टेज जो है ना वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपने करंट को चेंज करना है तो आपको वोल्टेज को चेंज करना होगा, करंट खुद चेंज नहीं होगा। वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वापडा में वोल्टेज देता है। यही मैंने आपको शुरू में पहले दिन इस चैप्टर के लेक्चर आपको कॉम्प्रिहेंसिव दिया था कि पहले वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फिर फोर्स होगी, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर करंट पैदा होगा। तो करंट कोई बहुत बाद की बात है, वोल्टेज सबसे पहले है। तो अब भी अगर मैं बच्चे मुझे जवाब दें कि सर वो करंट जो है वो इंडिपेंडेंट, हम करंट चेंज करके वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, तो फिर मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं उसको एक लगा दूं। Voltage will decide how much current will pass through the wire. Current will not specify the voltage. तो इसमें सोर्स जो है वो वोल्टेज है, इसलिए मैंने कहा था कि सोर्स ऑफ द करंट को वोल्टेज सोर्स कहते हैं, उसे करंट सोर्स नहीं कहते, वोल्टेज सोर्स होता है। फिर उसके बाद क्योंकि ये जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और अब मैंने लानी है इक्वालिटी। सुनते जाएं और मजे लेते जाएं। इक्वालिटी लानी है। अब इक्वालिटी और चीज होती है, प्रोपोर्शनैलिटी और होता है। करंट है 2 एम्पेयर, वोल्टेज है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से मैंने किया 400 वोल्ट, करंट हो गया 4 एम्पेयर, वो डबल, तो ये भी डबल। अब प्रोपोर्शनैलिटी तो है लेकिन बराबर तो नहीं हो सकते, 2 इज इक्वल टू 200 तो नहीं हो सकता। इसलिए फिर हम कहां गए, हमने कहा भी अब देखो जरा, ये कंडक्टर एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये सिल्वर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है। जब हमने इन तमाम कंडक्टर्स को एक वोल्टेज दिया, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो हमने देखा इसमें 1 एम्पेयर करंट, इसमें 2 एम्पेयर, इसमें 3 एम्पेयर। अभी आप लिखना लेना, इसको लिखना लेना, मैं ऐसे मार दिया तो जस्ट एक डिफरेंस शो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर मेरे ख्याल में इसमें गोल्ड होता है बेस्ट कंडक्टर, वो तो फिर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। अब आ रही है रिदा फातिमा, अब आएंगी मटेरियल की प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट में मैटर खुद उसकी अपनी प्रॉपर्टीज इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, एक्सटर्नल पैरामीटर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल स्टेट में एक्सटर्नल पैरामीटर ज्यादा इन्वॉल्व है। इंटरनल एनर्जी है जो इंटरनल पैरामीटर है, एंट्रोपी उस वक्त इन्वॉल्व होती है जब कोई हीट एक्सचेंज हो। तो अब जब हमने ये देखा कि एक जैसा वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और करंट की वैल्यू डिफरेंट है, तो फिर हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि करंट वोल्टेज के साथ साथ किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है। और फिर हमने कहा वो क्या है, वो हमने कहा भी नेचर ऑफ कंडक्टर है, कि एक सिल्वर है एक एल्यूमिनियम है, इवन दैट दोनों का एरिया सेम, या दोनों की इवन दैट दोनों की फिजिकल स्टेट भी सेम, मतलब दोनों का जो है ना वो अपना दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया, तीनों का एरिया सेम है, तीनों की लेंथ सेम है, हर चीज सेम। तो हमने कहा भाई नेचर भी डिसाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा करंट फिर किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है। प्रोपोर्शनल तो वो वोल्टेज के है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज इधर बढ़ाओ करंट इधर बढ़ जाएगा, वोल्टेज इधर बढ़ाओ इधर भी बढ़ जाएगा, इधर वोल्टेज बढ़ाओ इधर भी बढ़ जाएगा, 2 टाइम बढ़ाओ तीनों में 2 टाइम करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट की जो वैल्यूज हैं, जो उनकी कीमतें हैं, वो डिफरेंट होंगी। इसलिए फिर हमने कहा कौन सी चीज है जो उसकी कीमत को डिसाइड कर रही है, हमने कहा जी वो है उस मटेरियल की कंडक्टेंस। Here G is for conductance. Response of solid versus applied external electric field. अगर उसमें उसका रेस्पॉन्स अच्छा है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल अरेंजमेंट, लैटिस एटम्स के दरमियान एंगल, जैसे आप पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटल आमतौर पे कंडक्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल होती हैं, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं, उनमें आपको पता है ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोम्बिक, ट्राइगोनल वगैरह वो सारे उनके हैं। तो उनका स्ट्रक्चर, उसमें मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, वो सारी यानी कि उसकी जो नेचर है वो अब डिसाइड कर रही है कि वो कितना रेस्पॉन्स देगा। इसको एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को,
एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कितना रिस्पॉन्स देगा। तो जब हम उस पर उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं, जब हम उधर वोल्टेज के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब फोर्स लगती है, अब वोल्टेज सब में सेम है, फील्ड भी सब में सेम है, फोर्स भी सब में सेम है, लेकिन जो फोर्स की वजह से मूवमेंट है वो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की। अब एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी फोर्स से, एक जगह पर उसी फोर्स से 10 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक जगह पर वो मूव करता है तो इतनी ज्यादा रुकावट है, स्पीड ब्रेकर है, एटम ज्यादा है, रास्ता क्लियर नहीं है, रिजेक्शन है, रेसिस्टिविटी ज्यादा है उसकी, जिसकी वजह से कोलिजन होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम जो है वो ज्यादा नहीं पास होते, एक केस में ज्यादा पास हो जाते हैं। सो इट इज ऑल इंटरनल कैरेक्टर। तो हमने उसे कहा कंडक्टेंस, कि जिसका रिस्पॉन्स ज्यादा हो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो उसमें जो करंट होगा वो ज्यादा होगा। तो वोल्टेज सबको सेम दे दिया हमने। अब जिसका जी जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा है उसमें करंट ज्यादा, जिसकी कंडक्टेंस कम उसमें करंट कम। और ये यहाँ पर एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आ गया, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को उड़ाया ना मैंने। और जाहिर बात है जब मैं एक मटेरियल चूज कर लूंगा, एल्यूमिनियम ले लिया, सिल्वर ले ली, जब मैंने एक मटेरियल चूज कर लिया है तो अब उसकी कंडक्टेंस भी तो कांस्टेंट हो गई ना। सर हम्म, सर आपने यहाँ पे कहा है कि हम कंडक्टर्स को वोल्टेज सेम देंगे इन तीनों को, और फिर कंडक्टर्स जो है वो करंट पे डिपेंड कर रही होगी। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। करंट क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलें। सर आपने कहा है यहाँ 3 कंडक्टर लिए हैं ना हमने डिफरेंट मटेरियल के, आपने इन्हें वोल्टेज सेम दिया है, और ये इनकी जो कंडक्टेंस है वो करंट पे मतलब डिपेंड कर रही है, मतलब करंट कंडक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, तो करंट फिर यहाँ पे वोल्टेज पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा, कंडक्टेंस पे होगा। क्यों नहीं कर रहा वोल्टेज पर? अगर वोल्टेज ही ना हो तो फिर इनकी कंडक्टेंस क्या करेगी? तो सर फिर कंडक्टेंस पे तो वोल्टेज की वजह से हो रही है, वो आप सेम दे रहे हैं। कंडक्टेंस वोल्टेज की वजह से तो नहीं हो रही है, कंडक्टेंस तो उसके अपने नेचर की वजह से है। तो सर फिर नेचर की वजह से वोल्टेज तो तीनों में सेम है, वोल्टेज तीनों में सेम है, वोल्टेज तीनों में सेम है, कंडक्टेंस तीनों की डिफरेंट है। और करंट भी डिफरेंट होगा। सही, यही पूछ रहे। अब समझ आइए। हाँ जी। The point of concern is current is dependent variable, but it depends on two character, not one character. And whenever you are going to compare two physical quantities, you must keep third quantity as a constant. So यहाँ पर पहले तो मैंने आपको वोल्टेज का कंसेप्ट बता दिया। मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर आप वोल्टेज ज्यादा करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा। आपने वोल्टेज ही नहीं दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आई, फोर्स ही नहीं आई, तो फिर क्या मोशन, तो क्या करंट, तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले वोल्टेज है, करंट तीसरे स्टेप पर जाएगा। सबसे पहले वोल्टेज, फिर दूसरे स्टेप पर कंडक्टेंस, फिर तीसरे स्टेप पर करंट। तो करंट डिपेंडेंट हो गया। अब अगर मैं वोल्टेज दे दूं इंसुलेटर को, अब मैंने इंसुलेटर को वोल्टेज दे दिया, करंट तो जीरो है, करंट तो जीरो है, हालांकि वोल्टेज तो है। अब मैं क्या कहूं, करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता? नहीं नहीं करता है, क्यों नहीं करता, करता है, और मटेरियल के नेचर में भी तो डिपेंड करता है। जब उसकी कंडक्टेंस जीरो है तो 0 इंटू वी जीरो आ जाएगा जवाब। कंडक्टेंस को कम ज्यादा नहीं करते आप, मतलब फिजिकल स्टेट अगर आपने इन सारों को कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर आपने इन सारे कैरेक्टर्स को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो फिर ये एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक्ट करेगा। अब आपने मटेरियल चूज कर लिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वो भी आपने फिक्स कर दी, कांस्टेंट कर दी। अब आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा। अब उस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग जो उस कंडक्टर में जो करंट की कीमत होगी, जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को डिसाइड करने में जी का भी हाथ होगा। ये मेरा कहने का मकसद। अगर मुख्तलिफ कंडक्टर्स हैं, आप उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि जिसकी कनेक्टेंस ज्यादा है उसमें करंट ज्यादा है फॉर सेम वोल्टेज। बाकी मैंने कहा नहीं आपको कि आप सारे कंडक्टर्स के क्रॉस वोल्टेज बढ़ाओ तो सारे कंडक्टर्स में करंट बढ़ेगा। जब आप अकेडमी में बैठे होते थे, कभी कभी जब जनरेटर चलता था तो पंखे इतना तेज चलते थे
तो आपको लगता है छत गिर जाएगी। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है आइडियल में कभी या नहीं किया? सर लाइट ही नहीं होती थी। क्या कह रहे हैं करो तो नहीं? सर मैं कह रही हूँ लाइट ही नहीं होती थी। सर ये हमारे वो तो ना और स्लो हो जाते थे। ये ना शुक्र लोग हैं, ना शुक्र लोग हैं ये बच्चों, काफी दफा हुआ है ऐसा। अच्छा खैर, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ना हो। जनरेटर चलो जी। अब अभी चल रहा है कंडक्टेंस का टॉपिक, अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी, मैंने इसको रीशेप करना। जब पंखे बहुत तेज चले ना, मैंने यार बहुत तेज चल रहे हैं छती ना गिर जाए, मैं बाहर गया, मैंने उससे कहा यार वोल्टेज क्या सेट किया जनरेटर का, 350 400। वो जी एकदम जो है ना वो स्विच चेंज हुआ, वो सर वो एकदम इसका वोल्टेज बढ़ गया। अब जनरेटर 400 350 वोल्ट जब भेजेगा तो ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग करंट तो बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ा तो पंखों की जो टार्क है वो बढ़ा, टार्क बढ़ा तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ना छती नीचे आ रही, इतनी तेज हवा आ रही। तो किसी भी कनेक्टर के क्रॉस आप वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी होगी। दूसरा, जो करंट की कीमत है, जो करंट की वैल्यू है, वो डिसाइड करेगी नेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर वो उसकी नेचर स्ट्रॉन्ग है, वो बेस्ट कंडक्टर है, उसका रेस्पॉन्स ज्यादा है। जी पूरब, रेस्पॉन्स ऑफ द कंडक्टर को कंडक्टेंस कहते हैं। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसमें एटम्स की लैटिस एटम्स के अरेंजमेंट ऐसे है कि अवेलेबल स्पेसिस ज्यादा हैं, तो फिर क्या होगा कि करंट ज्यादा होगा। हम कहेंगे इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, ये बेस्ट कंडक्टर है। और अगर एटम, लैटिस एटम, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कंजेस्टेड है तो फिर हम कहेंगे ये बैड कंडक्टर है। बट व्हाट्स इज वोल्टेज, सबका रेस्पॉन्स एक जैसा होगा कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट सब में ही बढ़ेगा। इसे कंडक्टेंस कहते हैं, द मेजर ऑफ परमिशन, द मेजर ऑफ परमिशन ऑफ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आमतौर पर ये कंडक्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग करैक्टर नहीं है कंडक्टर का, क्योंकि हम किसी भी कंडक्टर की जो कंडक्टेंस है उसे मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम लगाएं वो हम बता दें कि इस कंडक्टर की कंडक्टेंस कितनी है। हाँ, रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास ओहम मीटर है, इसलिए फिर ओहम ने कहा कि यार यहां पर जो है ना बजाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी की फॉर्म में हो, मैं इसको 1/r की फॉर्म में लूं, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। और रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, इसको फिर उसने डिफाइन किया, उसने कहा इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन, इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन। बुक में लाइन लिखी हुई है, जबरदस्त है, वही लाइन याद करनी है। इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस बम्पिंग कोलिजन विद द, अगर वो मुसलसल चलता रहता ना तो फिर शायद वो पंखा टूट भी सकता था, उसकी मोटर जल भी सकती थी अगर वो मुसलसल चलता रहता। लेकिन वो फौरन उन्होंने फिर सेट किया ना उसको, सर फैन जल नहीं गया 300 के वोल्टेज पर, नहीं जलता नहीं है 300 कुछ वोल्टेज तो आजकल हमारे घर भी आ रहा है मारिया, 300 प्लस में कभी कभी हमारे घर में भी चला जाता है सुबह का टाइम में ना वोल्टेज, इतना नहीं होता, मतलब पंखा इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत ज्यादा होता ना फिर जल जाता, शॉर्ट सर्किट टाइप होता है ना, जब बहुत ज्यादा करंट शूट कर जाए फिर मोटर जल जाती है। वो तो फिर एक्सीडेंटली थोड़ा देर के लिए गया ना जनरेटर का वोल्टेज, फिर उन्होंने फौरन डाउन किया उसको। अगर मुसलसल फ्लो करता रहता तो वो टूट सकता था, उसका रॉड टूट सकता था और फिर बाकी चीजें भी टूट सकती थी उसकी। इतना वो जो बनाते हैं ना उन्हें पता होता है कि कितनी फ्लक्चुएशन आ सकती है, उस हिसाब से फिर उसकी सेटिंग करते हैं। तकरीबन आप देख लें 120-40 तक भी वोल्टेज कम हो जाए, थोड़ा थोड़ा पंखा चलते रहते हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना वो रेंज बनाई होती है उन्होंने ना, कि मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता है, मिनिमम कितना कर सकता है। जी अली, T10 पर चलते हैं 110 पर। जी जी, ये है, ये जो ये आप सही कह रहे हैं। असल में ना उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई हुई है, अमेरिका यूज करता है 60 हर्ट्ज,
अमेरिका यूज कर रहा है 60 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट, हम यूज कर रहे हैं 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट। वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा जो वोल्टेज है ना वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। बाकी आपने वो थर्मोकपल का भी बताया था मुझे, तो थर्मोकपल में भी जो है ना वो यही है कि वो आप ही का मैसेज था, आपने अब्बू से पूछा था? हाँ, उसमें भी है, मैंने आपको बताया था कि ये सारे डायरेक्ट करंट सोर्स हैं, और जो डायरेक्ट करंट सोर्स होते हैं ना इनके अंदर ना इतनी ज़्यादा पावर होती नहीं है। मैं वो जब बात हो रही है ना डेंजरस वाली, तो मैंने इसलिए कहा था आपको कि डेंजरस ज़्यादा डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते। उसकी वजह यही है कि अब हमारे पास जो है ना एक सोलर पैनल है, सोलर सेल है, 1.5 वोल्ट से भी कम देता है एक सेल, छोटा सा। तो थर्मोकपल भी इसी तरह देगा तो बहुत थोड़ा वोल्टेज, लेकिन अभी हमने उसको उस पर्सपेक्टिव में पढ़ा। अब आपके जो अबू आपको बता रहे हैं कि ये टेम्परेचर मेजरमेंट करें, बिल्कुल ये बात सही है। अब वो टेम्परेचर मेजर कैसे करेगा? वो इसी तरह तो मेजर करेगा कि जिस रूम को हमने टेम्परेचर मालूम करना है वहां वो कॉमन नोड आ जाएगा, दूसरे नोड पर करंट पैदा होगा, उस करंट की मदद से हमारा जो मीटर है, जो रीडर है, जो रीडिंग देगा वो एक्टिव होगा, और उसकी एडजस्टमेंट ऐसे होगी कि इतने टेम्परेचर पर इतना करंट पैदा होता है, ये रीडिंग आनी चाहिए। जब इतना टेम्परेचर होगा इतना करंट पैदा होगा, ये रीडिंग आ जाएगी। तो वो जो रीडिंग है वो बेसिकली रीडिंग तो करंट की वजह से आ रही होगी, वो रीडिंग अली हुसैन, वो रीडिंग आ रही है करंट की वजह से, और वो करंट करस्पॉन्डिंग है किसके? वोल्टेज के, अपना उस वोल्टेज के, और वोल्टेज करस्पॉन्डिंग है हीट के, टेम्परेचर के। तो जो कॉमन एंड थर्मोकपल के कॉमन एंड पर आ रहा है, तो इस तरह आपने इनडायरेक्टली जो है ना वो टेम्परेचर को सेंस कर लिया। तो ये चीज वो सही है, वो बात सही है। चीजें तो ये सारी एक है। रिशाद, बार बार लाइट जाने से भी मोटर जल जाती है। अच्छा, अब सारे मैकेनिक बन जाएंगे हैं सारे, अब सारे मैकेनिक बन जाएंगे, जाने से भी मोटर जल जाती है। इससे सर क्या मुराद है? वोल्टेज ज्यादा कम होता है इसलिए? जी हाँ, यही वजह होती है इसकी। बार बार लाइट आती जाती है ना, जो उससे यही होता है कि डिस्टर्बेंस चल रही होती है पीछे, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ना वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा होता है, और उस इफेक्ट की वजह से फिर ऐसा होता है। वो एकदम जो वोल्टेज ज्यादा आया तो करंट का झटका जो मोटर को लगा ना, उससे वो जल जाती है। खैर, तो ओम ने फिर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को 1/r की फॉर्म में लिखा। तो प्रॉपर्ली अगर कोई प्रिसाइजली पूछे ना जी ओम्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, प्रिसाइजली पूछे तो कंडक्टेंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू इनडस्ट और ये सारा कुछ हम रेजिस्टेंस ही कहेंगे। हम कहेंगे ओम्स लॉ का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस है। बट एक्चुअली जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1/r है। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज 1/r। तो मेरा तो यही मानना है, अब क्योंकि हमारी बुक ने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो मेरा यही मानना है कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है वो कंडक्टेंस होना चाहिए। ओम्स लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंडक्टेंस होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मजबूरी थी, मजबूरी है, कंडक्टेंस मजे नहीं होती, पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेकर उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसलिए फिर हमने इसको 1/r की फॉर्म में लिखा। तो अब जो इक्वेशन बनी हमारे पास ओम्स लॉ की बराबर वो है v/r। जैसे हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, a बराबर f/m। तो असल में जो ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, I = v/r, जिसमें जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ गया ना ये दो बातें, करो तो लैंड, अभी दो बातें आ गई हैं। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और अगर आप ऐसा कंडक्टर यूज करें, क्योंकि एक जब कंडक्टर आप बना चुके हैं ना, फिर आप उसकी फिजिकल स्टेट को सेम रखें ना। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का मतलब ही है कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट रहना चाहिए, और यही तो प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट। तो अब ये R जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है, ये अब उसकी जो कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, उसका वॉल्यूम, उसकी लेंथ, उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, वो सारे डिसाइड करेंगे, और दूसरा उसकी नेचर भी डिसाइड करेंगे। तो ये उसकी नेचर और उसकी फिजिकल स्टेट ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो अब जब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर हम एक खास वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास उन दोनों की करस्पॉन्डिंग एक खास अमाउंट में जो करंट है वो पैदा होगा। वो हमारे पास ये है, I = v/r। अब फिर हमने कहा यार ये जरा शेप जो है ना वो रेशियो में आ गई है, जरा शेप इसकी मजेदार नहीं है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने आगे तो मल्टीप्लाई करके v = IR कर दिया।
अब अगर कोई बच्चा ये कहे दैट वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं जहर ना खा लूं। आप में से कोई बच्चा अगर ये कहे दैट वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, तो फिर मैं हकीकत है या तो मैं उसे जहर दे दूं या फिर मैं खुद जहर खा लूं। दूसरा, अब अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं करंट को डबल करूंगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, और बच्चा कहे कि सर वोल्टेज डबल हो जाएगा क्योंकि ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं उसको कान पकड़ा कर मुर्गा बना के और उसके खूब जो है ना पुलिस वाले क्षेत्र जो है ना उसे लगाऊं। क्योंकि मैं करंट को डबल रेजिस्टेंस को हाफ करके भी कर सकता हूं। अगर मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूं तो करंट डबल हो जाएगा, वोल्टेज पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास करंट को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो मैं वोल्टेज बढ़ा दूं या मैं कनेक्टर चेंज कर दूं। अगर मैं कनेक्टर चेंज कर दूं तो फिर हाँ, अगर वो कहे फॉर अ पर्टिकुलर कनेक्टर और फिर वो ये कहे फॉर अ पर्टिकुलर फॉर अ स्पेसिफिक कनेक्टर करंट इज डबल वोल्टेज विल बी, फिर ऑप्शन तो यही सही है कि डबल होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव गलत है। क्योंकि तब भी आप करंट को डबल करके वोल्टेज डबल नहीं कर सकते, वोल्टेज को डबल करके आप करंट को डबल कर सकते हैं, तब आपकी स्टेटमेंट ही गलत है। फिर मैं गलत हूं, फिर मैं जो ऑब्जेक्टिव बनाने वाला हूं फिर मैं गलत हूं, फिर आप मुझे सजा दे सकते हो। सो ये फिर इसकी जो V इज इक्वल टू आई आर है, ये इसकी प्रॉपर फॉर्म नहीं है। इसकी प्रॉपर फॉर्म I इज इक्वल टू V ओवर R है। करंट इंतहाई डिपेंडेंट है, करंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, उस कनेक्टर के नेचर पर और अप्लाइड वोल्टेज पर। तो ये था जी ओहम्स लॉ और रेजिस्टेंस। अब ओहम को भी रिवार्ड देने के लिए इतना बड़ा रिलेशन बनाया, उसने इतनी बातें हमें समझाई और पूरी की पूरी जो करंट की मैकेनिक्स है वो हमें समझाई। तो फिर हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसके जो रेजिस्टेंस है उसका जो यूनिट है वो इसके नाम पर रख देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अगर आप रेजिस्टेंस का यूनिट पूरा लिखना चाहें तो ओहम लिखें, या फिर ये जो आपको पता है ये जो कैपिटल ओमेगा की जो सिंबल होती है, ये जो कैपिटल ओमेगा है, इसको फिर हमने अटैच कर दिया इसके साथ। तो बच्चे जहां भी देखते हैं ना सिंबल को वो कहते हैं ये ओहम है, और भाई ये ओहम नहीं है, ये कैपिटल ओमेगा है। तो कैपिटल ओमेगा को फिर हमने ओहम के साथ अटैच कर दिया। तो हमने कहा भाई रेजिस्टेंस इज 5 ओहम, तो लिखेंगे कैपिटल ओमेगा, पढ़ेंगे उसको ओहम। तो ये सिंबल जो है ये कैपिटल ओमेगा ग्रीक लेटर, तो लेकिन हमने इसको ओहम के साथ फिक्स कर दिया। तो ओहम लिखें या फिर 5 ओमेगा लिखें, लेकिन पढ़ें इसको 5 ओहम। तो रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है जिससे मैंने कंडक्टेंस का नाम दिया, तो फिर कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो फिर उन्होंने इसके दूसरे नाम पर रख दिया, साइमन। तो साइमन जो है वो इसका जो है ना वो क्या है, वो इसका कंडक्टेंस का यूनिट बना दिया हमने। जॉर्ज छोड़ दिया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने जॉर्ज को छोड़ दिया। तो कंडक्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। बाकी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वगैरह है, और फिर आगे कुछ कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स के, रेजिस्टर क्या होता है वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ओहम्स लॉ की बेसिक चीज है ना, ये आपको मैंने इसको बता दिया है। तो ये इसका प्रॉपर रिलेशन है। तो अब उसने यही कहा हुआ है कि ये करंट के डायरेक्टिव वोल्टेज के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन जब होगा जब स्टेट सेम रहेगी। क्यों? देखिए अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, और रेजिस्टेंस चेंज होगी तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट चेंज होगा। अजान हो रही है, अजान सुनते हैं फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।